नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं हम एडवोकेट अप्पू सिंह जी की द्वारा कि जो कि आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन, और जब भी आती हैं कोई भी इंटरव्यू होता है तथ्यों के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आती हैं। आज जिस कहानी को लेकर हम आप तक आए हैं, सारस की बात करें तो ये है सेल ऑफ आर्टिकल ऑफ रूरल आर्टिशन सोसाइटी की तरफ से जो फेयर लगता है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जो कारीगर होते हैं, अपने सामान को वहाँ पर ले जाकर इस मेले में प्रदर्शनी करते हैं और साथ ही साथ ये कहेंगे कि उस जगह का भी नाम रोशन होता है। उसी के चलते जिस तरह से अभी भी जम्मू कश्मीर में मेला लगता है, ये मेला 2014 में लगा था और जिसके विक्टिम इस समय हम कहेंगे राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अप्पू सिंह जी इस केस को पुटअप कर रही है फिर से, और तब से जब ये बात हुई थी 2014 का वो दिन जबकि कश्मीर में बाढ़ आई थी। बाढ़ तो आई, पर कहीं ना कहीं राजेंद्र कुमार की वो सारी कारकर्दगी या उनकी किस्मत को ही साथ लेकर गई। आज 2014 से आज अपने हक की कमाई के लिए, अपने हक का जो पैसा है मांगने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। पर उम्मीद करते हैं अब अप्पू सिंह जी ने इस केस को उठाया, पूरी जानकारी लेंगे तथ्यों के आधार पर इन्हीं से कि किस तरह से ये इनकी मदद कर रही हैं और क्या डिपार्टमेंट को कहना चाहेंगी जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं ऐसे लोगों की मेहनत को लेकर। अप्पू जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे केस को, आप बताइए पहले। थैंक यू सो मच रश्मि जी ये इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आपके माध्यम से लोगों तक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पहुंचाना चाहती हूँ। सारस फेयर लगा है 2023 में, अभी 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, आज उसका लास्ट डे है। बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। मगर इसी सारस फेयर का जो कोई ना कोई लिंक है वो एक और सारस फेयर से जुड़ा हुआ है जो हुआ था 2014 में, 2014 कश्मीर में हुआ। आज मेरे साथ ये जो श्रेष्ठ इंसान बैठे हैं, इनका नाम श्री राजेंद्र कुमार है। मैं इनको श्रेष्ठ क्यों बोलती हूँ? मैं इनको सर्वश्रेष्ठ कहूँगी क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों के साथ लड़ के ये आगे आए हैं वो इनकी श्रेष्ठता का प्रमाण देती हैं। 9 साल हो गए इनको दर बदर भटकते हुए, अपने पैसे की गुहार लगाते हुए। मैं आपको कुछ ही पॉइंट्स में बताऊंगी कि इनका मसला क्या है। 2001 में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है इन्होंने। ये श्री राजेंद्र कुमार मंडला गांव के रहने वाले हैं, बसोली के। ये और इनकी वाइफ श्रीमती रिंकू देवी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उसके ये मेंबर्स बने। इनके ग्रुप का नाम था मंडला सेल्फ हेल्प ग्रुप और इनकी श्रीमती के सेल्फ हेल्प ग्रुप का जिसकी वो मेंबर बनी उसका नाम था आरती सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके बाद जो था DRDA जिसे कहते हैं ये करते क्या काम है? यानी कि ये बुनाई पश्मीना की पश्मीना के शॉल्स बनाते हैं। इनके पास अपनी 1-2 खाड़ियाँ हैं, उसी पे अपनी शॉल्स की वीविंग करते हैं। तो अब अल्टीमेटली कहानी ये हुई कि 2001 में इन्होंने जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया तो उसके बाद जो था DRDA जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी कठुआ, वो इनकी मदद करती थी, इनको लोन्स दिलवाती थी। जब इनको लोन्स दिलवाती थी तो ये उन्हीं लोन के पैसे से अपने शॉल्स बनाते थे और शॉल्स को बेचते थे। इवन दो ये जो शॉल्स बेचते थे बड़े मिनिमम अमाउंट में बेचते थे, क्योंकि आप खुद जानती हैं पश्मीना इज अ वेरी एक्सपेंसिव शॉल, मगर फिर भी 3,000 साढ़े 3,000 रुपए में लाखों में बिकता है। 3,000 में बेच दिया, 3,500 में बेच दिया। और इनकी बुनाई अगर आप देखेंगे बड़ी बेहतरीन है। उसके बावजूद ये जब छोटे मोटे पैसों के तहत अपनी, क्योंकि इनको पैसे की जरूरत थी, ये अपने शॉल्स बेचते रहे। उसके बाद जो है 21 जुलाई 2014 को एक चिट्ठी लिखी गई सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड PR ने इंस्ट्रक्शंस दी DRDA को। उन्होंने कहा कि आप 5 बेहतरीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो बताइए हमें बसोली से कौन से हैं। हमने उनके जो कारीगर हैं वो श्रीनगर में भेजने हैं क्योंकि वहाँ पे एक सारस फेयर लगना है। ये सारस फेयर जो था ये लगना था सितंबर में लगना था। 4 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक लगना था 2014 में। अब जो है DRDA ने एक डेडलाइन रख दी कि भाई 20 अगस्त 2014 तक आप हमें बता दीजिए कि कितने आर्टिस्ट हमारे पास आ रहे हैं जो फाइनलाइज हुए हैं। अब 2 लेटर्स निकाली गई। एक लेटर निकाली 9 अगस्त 2014 को और दूसरी लेटर निकाली 1 सितंबर 2014 को। इन दोनों लेटर्स के तहत कैटेगोरिकली लिख दिया गया कि श्री राजेंद्र कुमार जो है पार्टिसिपेंट बनेंगे सारस फेयर के 2014 के, और इनकी धर्मपत्नी भी पार्टिसिपेंट जो थी बनाई गई। अब विधि का विधान देखिए कि 5 सितंबर जब ये कश्मीर चले गए 4 सितंबर को 2014 में, 5 सितंबर 2014 में वहां पे आ गए फ्लैश फ्लड्स। इनका सारा का सारा सामान डूब गया। अल्टीमेटली जो है 21 अक्टूबर को लेटर लिखी DRDA कठुआ ने, एक लेटर लिखी डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, और उन्हें पूरा एक अमाउंट बताया कि भाई इनका जो है, जो कैलकुलेशन आप करिए, इनका काफ़ी नुकसान जो है वो हो चुका है उस फेयर में। अल्टीमेटली 10 नवंबर 2014 को
एक ऑफिशियल कैलकुलेशन की गई। ये जो ऑफिशियल कैलकुलेशन है रश्मि जी, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आपके कैमरामैन जो हैं इन दोनों लेटर्स के ऊपर पैंग करें। दो लेटर्स जो हैं ऑफिशियल लेटर्स 10 नवंबर 2014 को निकाली गई। ये जो लेटर है, ये एक लेटर श्रीमती रिंकू देवी जी की है और दूसरी लेटर श्री राजेंद्र कुमार जी की है। श्रीमती रिंकू जी का जो कैलकुलेशन है वो बनाया गया 97,000 रुपये का। ये श्रीमती रिंकू जी का ऑफिशियल कैलकुलेशन है, इनकी वाइफ का ऑफिशियल कैलकुलेशन ऑफ रुपीज 97,000। और दूसरा जो कैलकुलेशन बनाया गया वो श्री राजेंद्र कुमार का बनाया गया, जो टोटल अमाउंट है 2,54,000 रुपीज। अब अगर हम इस अमाउंट को कैलकुलेट करें तो टोटल अमाउंट बन जाता है 3,51,000 रुपीज। 2014 से चिट्ठियों का तांता शुरू हुआ राजेंद्र कुमार के लिए। ये 5 डिप्टी कमिश्नर से मिले, डिविजनल कमिश्नर से मिले, इन्होंने अपने एमपी से बात करी, अपने एमएलए से बात करी, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। जिस दरवाजे पे ये खटखटा सकते थे हर उस दरवाजे पे खटखटाया, मगर इनको एंड में निराशा ही मिली। लास्ट में 3 ऑफिसर्स को हमने अप्रोच किया। अक्टूबर में 2022 में मैंने अप्रोच किया डिप्टी कमिश्नर कठुआ को। मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि राहुल पांडे जी ने बड़ी ही संयम के साथ हमारी बात सुनी, मगर उन्होंने मुझे कहा कि मैम अब डीआरडीए का जो ऑफिस है वो एजेंसी जो बंद हो चुकी है कठुआ में, मेरे पास पावर्स नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन शब्दों में हमें बता दिया। दूसरी बात, हमने जनवरी में मैंने अप्रोच किया नेशनल कमीशन टू शेड्यूल कास्ट को, फॉर शेड्यूल कास्ट को, उनको बताने के लिए कि जितना अमाउंट इस आदमी का बनता है आप ये अमाउंट जो है बड़े कैटेगोरिक तरीके से इनको दिलवा दीजिए। 19 जनवरी की ये लेटर है। मैं चाहूंगी आपके कैमरामैन पैन करें इस अपने कैमरा को। ये लेटर लिखी गई श्रीमती डॉक्टर अंजू बाला को, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की मेंबर हैं। उसके आज भी हम इस लेटर की रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हमने कमिश्नर सेक्रेटरी से मैंने बात करी पर्सनली, आरडीडी से 2 दिन पहले वर्बली बात हुई। बड़ी उन्होंने मुझे एक आश्वासन दिया कि आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए मुझे, इसी हफ्ते हम एक रिप्रेजेंटेशन उनको देंगे। उन्होंने बोला कि हम जल्द से जल्द जो है इनका पैसा रिलीज करने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर बात आज मुझे मीडिया से बात क्यों करनी पड़ी, राजेंद्र को क्यों बात करनी पड़ी? चाह रहे हैं कि राजेंद्र कुमार जी लगभग 8 से 9 साल का अरसा हो गया, उसके बीच में इतने दरवाजे खटखटाए तो मीडिया तक क्यों नहीं पहुंच पाए? इसकी वजह ये खुद है। इन्हें बहुत विश्वास है जम्मू कश्मीर के प्रशासन पर। इन्होंने इतना संयम रखा 9 साल। ये मुझे 2015 में मिले। 2015 में मुझे जंजघर मिले बसोली में, रोए मेरे सामने, गिड़गिड़ाए और उन्होंने मुझे कहा मैडम मिकी मेरा अक दिलाई उड़ियो। जब मैंने इनसे इनके कागज़ मांगे, क्योंकि तथ्यों के आधार पर बात होगी, इनके बोलने से जाता नहीं है। मैंने जब इनके कागज़ पढ़े, मैंने इनकी पूरी कैलकुलेशन देखी, बैंक की स्टेटमेंट देखी, मैं हैरान हो गई कि ये तो बड़ा ही जायज़ केस है। मैंने इनको बोला कि क्या हम कोर्ट जाएं? उन्होंने कहा नहीं। ये चाहते थे कि मैं रिप्रेजेंटेशंस लिखूं डिप्टी कमिश्नर को। मैं पर्सनली 3 डिप्टी कमिश्नर्स को मिली। वो एक ऐसे डिप्टी कमिश्नर भी जो डिवकॉम जम्मू आए, उनसे भी पर्सनली बात करी। मैंने एनसीएससी को जितने ऑफिसर्स को मैं रिप्रेजेंटेशन भेज सकती थी, अब एक लास्ट ऑफिस रह गया कमिश्नर सेक्रेटरी का, आरडीडी का, जिनको मैं अब इसी हफ्ते चिट्ठी लिखूंगी, मगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। द रीजन वाई आई केम बिफोर द मीडिया इज कि आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना बहुत जरूरी था कि आप सारस फेयर, जो 14 दिन का आपने फेयर लगाया, यहाँ पे 11 दिन का फेयर लगाया, अब बेहतरीन फेयर है, आप लोगों को प्रमोट करें, मगर आप प्रमोट करें, आपकी बेहतरीन फेयर है, मगर उस फेयर को लगाने वक्त आप अपना R&D भी करें, आप अपना होमवर्क भी करें। आप ये भी देखें कि जो फेयर आपने इस कुछ साल पहले लगाए, उस फेयर में इन आर्टिस्ट का क्या हुआ। क्या फेयर लगाना इज एवरीथिंग? क्या फेयर में अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? आपने उसको देखना भी है कि आपने उसको लाइवलीहुड दिया भी या नहीं। वो सरकार इसको प्रोवाइड नहीं कर पाई और आज बहुत जरूरी था। किस तरह से इन्हीं से अब अपू जी, अभी आपने कहा कि आश्वासन दिया गया है कि जल्द कुछ होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक बड़ा ही सवालिया प्रश्न चिन्ह होता है। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर और यहाँ पे पूरे कार्यकाल पर कि कहीं ना कहीं मेरा काम बड़े संवेदनशील तरीके से होगा, पर 8 से 9 साल का अरसा हो गया, ये व्यक्ति धर धर भटका है। पर अपनी मेहनत की कमाई को लेने के लिए ना, अपनी मेहनत का पैसा, इसमें क्या कसूर? अगर भगवान की तरफ से वो फ्लड आया था, कई लोगों के तो जो डॉक्यूमेंट से नौकरी की वो भी चले गए, कागजात, कई ने अपनों को खोया, कई की जिंदगियां चले, कई के परिवार तबाह हो गए। पर जिनकी जीविका ही उसी पर थी, उस जीविका का जीने का मकसद ही ख़त्म कर दिया। यानी जो व्यक्ति लोगों को रोज़गार देता था, आज महज 350 रुपये के लोगों के पास काम कर रहा है। कैसे अपनी जीविका चला रहे होगा? एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। आप फेयर तो लगा देते हैं, लोगों को प्रोत्साहन तो करते हैं, उसके बाद क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? चलिए राजेंद्र जी। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी रश्मि जी, बार बार कहा जाता है कि क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की निंदा करनी चाहती हैं? मैं पढ़ी लिखी
एक दबके की लड़की हूँ, पढ़ाई लिखाई करके हम आए हैं, एक पेशे से वकील भी हूँ, किताबों में मेरा पूरा का पूरा दिन ही किताबों में बीतता है। निंदा में किसी का फायदा नहीं है। मैं सरकार की निंदा नहीं करना चाहूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि निंदा में किसी को सफलता नहीं मिलती, मगर सरकार को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। आप 9 साल से इस आदमी को दरबदर कर रहे हैं, आपको आपकी जवाबदेही बनती है। आप बताइए, आप इसका 3,51,000 रुपये कब रिलीज करें? यही हमारी राजिंदर जी से भी जानते हैं। राजिंदर जी, आपको एक उम्मीद की किरण दिखी अप्पू सिंह जी की तरफ की, यानी 8 से 9 साल का अरसा आपने दर बदर भटके हैं, कितनी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा है? मैम जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। 9 साल बहुत होते हैं, 9-10 ज़्यादा होते हैं। मैंने यही उम्मीद रखी कि तो आज सरकार नहीं करेगी, कल नहीं तो परसों करेगी, कर ही देगी। जो आपने फेयर में पैसा लगाया था जब 2014 में, जी वो पैसा कहाँ से लिया वो था? मैंने बैंक से लोन लिया था, ये PNB बैंक से लोन लिया था। तो उसी की वजह से माल बनाया, माल बनाने के बाद हम सिर रगड़ चले गए, वहाँ फला बाढ़ आ गई, जो भी जब माल था वो सभी डूब गया, ख़त्म। इतना मानो कि चलो वापस घर पहुँच गए कोई 10-12 दिन के बाद। घर पहुँच गए तो माल तो जो ले गए थे सब, वो तो डूब गया। अब करेंगे क्या? बैंक का लोन। चलो ठीक है, करते करते टाइम बीतता गया। कैसे चुकाया बैंक का पैसा आपने? बैंक का लोन फिर मैंने वो ये लिया था ना PNB का बैंक का, उसके बाद हमने JK बैंक का लिया, अपनी मिस्सी का नाम लोन लिया फिर दोबारा। तो वो उसी को उसका माल बनाया हमने, तो उसका जो PNB का है वो भरपाई कर दी। अब भी JK का फंस गया, है ना। वो JK वाला ही मुझे तंग कर रहा है, जल्दी पैसे दो। कहाँ से देंगे? मैं जब सरकार देगी मैं आपके पैसे मिलेंगे, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि अब देगी सरकार तो मैं तो उसको दे दूंगा। भाई ठीक है, उन्होंने दी है, मैं तो इनकार तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने नहीं मेरी बात सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। और दीदी को मैंने बोला, दीदी ऐसे ऐसे बैंक वाला मैनेजर कहता, तो इन्होंने मेरे को शॉल बनाए हुए थे, इन्होंने बेच के तो ये एक बैंक का क्लियर किया, ये PNB का, और दूसरा वाला मुझे तंग कर रहा है। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ, आज भी मैं सरकार की, फंसे हुए हैं। हाँ, सरकार से अपना घर चला रहे हैं इस समय? यही किसी का काम करता हूँ पश्मीने का ही हूँ, लेकिन किसी का लेबर, जो एक आदमी 4 आदमी को रोजगार देता था, आज वो अकेला किसी के आगे कर रहा है। हमें थोड़ा दुख आता है कि सरकार ने हमारी सुनी नहीं। तब मैं आपको बात बताऊं, अगर यहाँ से लेके कहीं भी जाओ, हमारे क्या बोलते हैं रूरल मंत्री जुगल किशोर जी, आप शायद जानते होंगे, वो मेरे घर पे गए हैं, मेरे घर पे उन्होंने देखा शॉल कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, वो भी मैंने वहाँ पे सिर पे लगाए थे। उन्होंने किसी ने मदद नहीं की? जो नेता आपके घर आते थे कुछ नहीं। अच्छा, उनसे बात बताई आपने? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर टूट गया ना उनसे। अच्छा, हमारे आजाद साहब थे मुख्यमंत्री, इन्होंने भी मेरा आर्ट देखा, कठुआ में DC सुनीता जी थी, इन्होंने भी देखा। तो मैं खुद काम करता हूँ, खुद, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि मेरा परिवार जो है, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी है, सब यही काम करते हैं। और कम से कम 82 से जो मेरे पिताजी हैं, वो 82 में गवर्नमेंट रजिस्टर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा बसोली के मांडला गांव से। हाँ जी, अभी तो बुजुर्ग हो गए बेचारे। और रश्मि जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी, ही इज अ 3rd जनरेशन आर्टिस्ट। इनकी तीसरी पीढ़ी ये पश्मीना का काम कर रही है। कि हमारे जम्मू की शान है ये कि जो व्यक्ति पश्मीना के शायद इतने बड़े कारीगर हैं, बिल्कुल। और जो G20 का नारा है सरकार का कि वासुदेव कुटुंबकम, ये कुटुंब के, उसी कुटुंब के जो है भागीदार हैं। सरकार को इनके मैटर को सीरियसली लेना चाहिए, इनकी जल्द से जल्द इनकी कॉम्पनसेशन रिलीज करे, इन्हें रिहैबिलिटेट करे, इन्हें लाइवलीहुड प्रोवाइड करे, और इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखा जाए। और इनके लिए अंत पे मैं एक ही 3 शब्द कहना चाहूँगी आपके ज़रिए। एक बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ थीं जो कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुषमा स्वराज को सुनाई थी। मैं उन पंक्तियों को थोड़ा सा चेंज करके आज इनके दिल की व्यथा जो है उन्हीं 3 पंक्तियों में कहना चाहूँगी। पंक्तियाँ हैं कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा सब्र तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख। इनके 10 साल के इंतज़ार को अब ख़त्म करिए। LG साहब, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगी, इसको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखिए। इनका 3,51,000 रुपीज़, विच इज़ नॉट अ ह्यूज रैंसम, विच इज़ नॉट अ ह्यूज अमाउंट फॉर द गवर्नमेंट। प्लीज़ गेट दिस कॉम्पनसेशन रिलीज फॉर हिम सो दैट ही कैन कैरी अहेड विद हिज लाइफस्टाइल। थैंक यू। धन्यवाद अप्पू जी। हमारे साथ ये थे हमारे साथ अप्पू सिंह जी, एडवोकेट और आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आज इन्होंने इस केस को पकड़ा है। और हमारे साथ राजिंदर कुमार जी है, हमारी बसोली की शान है। बसोली जहाँ पर पेंटिंग के लिए मानी जाती है और पश्मीना शाल के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग वाकई हमारा जम्मू का नाम रोशन कर रहे हैं, जो अपने घर में किसी और को, दूसरे अपने काम के माध्यम से दूसरों को रोजगार देते थे।
एक ऐसी घटना हुई, दुर्घटना कहेंगे, जो कुदरती हुई, जिसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। यानी आप दूसरों के घर पर जाकर मजदूरी कर रहे हैं महज 350 रुपये पर डे के हिसाब से। तो खुद सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बसोली का नाम रोशन किया अपने आर्ट से, अपने काम से। और उस फेयर में क्या इन्हें पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सी घटना हो जाएगी जिसमें इनका पूरा सामान बह जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ देखिए डिपार्टमेंट की ओर से, आला अधिकारियों की ओर से इन्हें क्या मिल रहा है? दर बदर के धक्के खाने पड़े, 10 साल लगे, मैं 9 से 10 साल। और आज उसी केस को एडवोकेट अप्पू सिंह जी ने इसे पुटअप किया है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी, एक छोटा अमाउंट है 3,51,000 का, तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आपके हाथ में है, कर सकते हो। और जेन्युइन केस है इसका, ये कोई 2 नंबर का नहीं, इनका अपनी मेहनत की कमाई है। और बार बार इन्हें आश्वासन दिए गए, शायद ये रसूखदार होते तो आज इनका मसला हल हो गया होता। एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, एक मेहनती व्यक्ति हैं, कोई पीछे सपोर्ट नहीं है, पीछे रसूखदार नहीं है, शायद इसीलिए इन केस को लिंगर ऑन किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक और इस डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं उन तक, और यहाँ के जो आला अधिकारी उन तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी, ये केस ज़रूर पहुँचेगा। जो राजेंद्र कुमार जी ने आज तक विश्वास किया, आगे भी इसी तरह बना रहे, अपने कर्तव्य से, अपने काम से, अपने इस आर्ट के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहे। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी इनका ये पैसा है इन्हें मिलता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।